नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज मैं कक्षा 10वीं अक्षर भारती मराठी इसका चौथा अध्याय उपास इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। तो आज मुलांनो आपण बघणार आहोत लेसन 4 उपास अक्षर भारती मराठी यातून। बच्चों, यहाँ पर उपास इसका अर्थ फास्टिंग, मतलब जो हफ्ते में एक बार वगैरह की जाती उससे नहीं, तो बल्कि डाइटिंग से है। यहाँ उपास मतलब डाइटिंग। जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, उनके ऊपर ये लेसन लिखा हुआ है। जो पुल देशपांडे उन्होंने उपास इस लेसन को लिखा है, वे अच्छी भारी भरकम देह यष्टि के थे, यानी कि एकदम तगड़े तंदुरुस्त थे। और एक बार उनका वज़न जब बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उन्होंने सोचा कि इसे कम किया जाए, और उसके लिए वे कैसी कोशिशें करते हैं, और हर एक उनकी कोशिश कैसे हमको हंसी दिलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब वो घर पे रहते तो उनके चौल के लोग, और जब ऑफिस में जाते तो ऑफिस के दोस्त लोग, और घर में उनकी पत्नी, ये सब मिलकर कैसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और कैसे उससे हंसी फूटती है, ये हमें इस लेसन में दिखाया गया है। तो आज हम लेसन का स्वाध्याय देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आकृत्या पूर्ण करा, यानी दिया हुआ पैटर्न कंप्लीट कीजिए। पंतांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी, यानी पंत, उनका ध्यान जिन चीज़ों में लगने लगा था, ऐसी कौन सी चीज़ें थी। तो पहली चीज़, आहारशास्त्राच्या पुस्तकाचे वाचन सुरू केले, यानी पंत ने राइटिंग पे जाने से पहले क्या किया, सबसे पहले आहार शास्त्र की किताबें पढ़ना शुरू किया, जिससे इनको ये पता पड़े कि कौन से खाने में कितना कैलोरीज होता है। दूसरा, प्रोटीन युक्त, चरबी युक्त पदार्थ, हे शब्द यांच्या प्रति पंतांची आस्था वाढू लागली। यानी पहले तो वे खाने से पहले सोचते भी नहीं थे कि कौन सी चीज़ में कितनी कैलोरी होगी, कितना प्रोटीन होगा या कितनी चर्बी होगी, लेकिन अब उनके हर एक चीज़ को जब देखते तो खाने के पहले उनके मन में यही आने लग जाता था कि इसमें कितना प्रोटीन होगा या कितनी चर्बी होगी, है ना, इस तरीके से। तिसरा पॉईंट आहे, भरलेल्या ताटात पदार्थांऐवजी कॅलरीज दिसू लागल्या। और अब अवस्था ऐसी हो गई कि जब उनके सामने थाली आती तो उस थाली में उनको भोजन दिखाई नहीं देता था, बल्कि उसकी जगह पर उनको कैलोरीज दिखाई देती थी कि मैं ये खा लूँगा तो इतनी कैलोरीज मिलेगी, वो खा लूँगा तो उतनी कैलोरीज मिलेंगी। तो मुझे कैलकुलेशन, यानी कितना कैलोरीज एक दिन में खाना है, तो उतना कैलोरीज गिन के ही फिर वो खाया करते थे। दूसरा क्वेश्चन आ दिया है, पंतांच्या आहार तज्ज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहाराव्यतिरिक्तच्या गोष्टी, यानी पंत के ऐसे दोस्त जो आहार के मामले में एकदम तज्ञ थे, यानी स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या कहा पंत को कि भाई तुम्हें खाने के अलावा और क्या क्या चीज़ जो है करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा बटाट्याचे नाव सोडा, यानी जो पटेटो होता है वो खाना छोड़ दो, भात सोडा, यानी राइस खाना छोड़ दो, दिवसा झोपने सोडा। कोई कहने लगा कि भाई दिन में सोते हैं तो उससे मोटे हो जाते हैं, इससे मोटापा बढ़ता है, इसलिए दिन में सोना छोड़ दो। कोई कहने लगा पत्ते खेलायचे सोडा। कोई ये कहता कि भाई पत्ते खेलना छोड़ दो, क्योंकि पत्ते खेलने के लिए जो है, ताश के पत्ते खेलने के लिए बैठना पड़ता है, और बैठक लगा लगा के जो है क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। प्रश्न ई दिया है, पंतांच्या आहार नियंत्रणाविषयी त्यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रिया, यानी पंत ने जब आहार नियंत्रण के बारे में घर के अंदर बताया तो उनकी पत्नी ने क्या प्रतिक्रिया दी। उनकी पत्नी ने रोज़ चमत्कारिक पदार्थ ताटात पड़ू लागले। उनके पत्नी ने क्या किया, जैसे ही सुना कि उनके पति जो है वो अब डाइटिंग पे जा रहे हैं, डाइटिंग करने वाले हैं, उसके बाद में रोज़ नई नई चीज़ें उनके थाली में आने लगी, चमत्कारिक पदार्थ, उकळलेली पळवळे व बिन साखरेचा चहा देने। अब उनकी थाली में जो है उबली हुई सब्जियां, पड़वल एक सब्जी का नाम है, वो सिर्फ उबाल कर दे देती थी उनको, बिन शक्कर का चाय दे देती थी। तीसरा पॉइंट, शेवग्याच्या शेंगा, चवळी, भेंडी अशा सळपातळ भाज्या खायला देने। अब उन्होंने क्या क्या पतली पतली सब्जियां उनको खाने के लिए दी। अच्छा, पंत की जो पत्नी है ना, उनका मानना था कि अगर मोटी चीज़ें खाएंगे, जो चीज़ें मोटी दिखती है अगर उनको खाया जाए तो
मोटापा बढ़ता है। इसलिए पतली पतली दिखने वाली चीज़ें खाई जाए तो उससे क्या है, दुबले हो जाते हैं, मोटापा कम हो जाता है। जैसे शेवग्याच्या शेंगा यानी ड्रम स्टिक्स जो होती है वो कैसी पतली और लंबी सी होती है, तो वो चवड़ी, भेंडी, भेंडी यानी क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर, है ना, इस तरीके की सारी सब्जियां उनको खाने के लिए देने लगे। बाळसेदार भाज्या यानी गुटगुटीत मोठी ताजी जो सब्जियां होती ना, कॉलीफ्लावर, कोबी, अशा बाळसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी केली। ऐसी सब चीज़ें किचन में से हटा ही दी, वो खरीदना ही छोड़ दिया उन्होंने, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारणे शोधा, जिसमें है वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता। कारण क्या था कि वजन कम करने के लिए न बोलने का जो उपाय था वो पंत को जमने वाला नहीं था। अब बोला न जाए यानी चुप रहे, मौन व्रत रखे, ये उपाय उन्हें किसने बताया था, तो उनके पड़ोस में जो आचार्य बर्वे रहते थे उन्होंने कहा था कि पंत आप जो है बोलना कम कर दो, मौन व्रत जो है वो धारण करो, तो उससे क्या है आपका वजन कम हो जाएगा। तो ये उनको क्यों नहीं जमने वाला था, कारण पंतांची नौकरी टेलीफोन ऑपरेटरची होती। अब पंत को तो ये उपाय बिल्कुल भी नहीं जमने वाला था, क्योंकि वो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब करते थे और उस पर तो कंटिन्यू दिन भर बोलना पड़ता था। आ नंबर का प्रश्न है, बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत, यानी वही आचार्य बर्वे जो है वो पंत को मिलने के लिए नहीं आए। ये सुनने के बाद कि उन्होंने डाइटिंग शुरू किया है, उनके चावल में के सब लोग आ गए थे, लेकिन ये बर्वे काका ही नहीं आए थे। तो क्यों नहीं आए थे, उसका कारण उपास हे त्यांचे राखीव पुरण होते, यानी उपास ये उनका राखीव पुरण था, ठीक है, इसलिए वो जो पंत है उनको मिलने के लिए नहीं आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पाठाच्या आधारे खालील संकल्पनाचा अर्थ स्पष्ट करा, यानी पाठ के आधार पर नीचे दी हुई जो संकल्पनाएं हैं उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 3 है, इसमें है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है ठाम निर्धार करण्याची शपथ। आ, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो, अर्थ आहे वजन कमी करण्याचा मार्ग काट्यातून चालावे तसा कष्टकारी आणि उपद्व्यापी असतो। बाळसेदार भाज्या म्हणजे ज्या भाज्यांमुळे कॅलरीज वाढते व अंग गुटगुटीत होते अशा भाज्यांना आपण बाळसेदार भाज्या असे म्हणतो। ई, असामान्य मनोनिग्रह, जमणार नाहीत असे कठीण कार्य करायला घेणे म्हणजेच असामान्य मनोनिग्रह करणे असा अर्थ होय। आता इथे आपण बघतो भीष्म प्रतिज्ञा यानी एकदम क्या बोलते हैं, पक्की प्रतिज्ञा कर लेना, है ना। वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो, यानी वजन कम करने का जो रास्ता है वो बड़े कांटों पे से जाता है। बाळसेदार भाज्या यानी मोटी ताजी सब्जियां, असामान्य मनोनिग्रह यानी कठिन से कठिन कार्य करने के लिए लेना जो हमें जम ना सके। आगे देखते हैं, खालील समूहासाठी पाठातून एक शब्द शोधा, यानी शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। ऐसा ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है। अ नंबर है ठरलेले व्रत मध्येच सोडणे, यानी जो निर्धार किया हुआ है, संकल्प किया हुआ है, उसको बीच में ही छोड़ना, उसको क्या कहा जाता है, व्रतभंग, है ना, व्रतभंग। आ है वजन घटण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना, वजन घटाने के लिए आहार यानी खान पान बदलने की जो कल्पना है वो उसको कहते हैं ठाम निर्णय, यानी पक्का निर्णय लेना, है ना। ई, भाषेचा नदीसारखा प्रवाह, यानी भाषा जो है नदी के समान कलकल करके जो है बहती रहे, कलकल करके, तो उसको कहा जाता है वाक प्रवाह। आगे देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है अचूक शब्द ओळखून लिहा। अ, वडिलांसोबत, दूसरा वडिलांसोबत, ऐसे वडिलांसोबत को 3-4 टाइप से लिखा गया है, इसमें से जो ब्लू कलर का पहला नंबर का है वो वडिलांसोबत सही है। आ, तालमीला, इसमें सेकंड नंबर ब्लू कलर का सही है। ई, गारहाणी, सेकंड नंबर सही है। प्रश्न 6 आपको दिया है, खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ त्यांच्या जोड्या जोड़वा, यानी आपको वाक्प्रचार भी दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, साइड में उसके आपको अर्थ भी दिए हुए हैं एक टेबल बना के, और उनको हमको जोड़ना है, जोड़ियाँ सही सही लगाना है। जिसमें अ दिया है वाक्प्रचार,
हात दाखवून अवलक्षण, अर्थ होता है आपण होऊन संकट ओढवून घेणे यानी खुद होके संकट को निमंत्रण देना। वाक्प्रचार है सुरंग लावणे और अर्थ है एखादा बेत उधळून लावणे यानी कोई बात को ऐसी हवा में उड़ा देना। वाक्प्रचार अंगाचा तिळपापड होणे यानी खूब संताप येणे यानी गुस्से से जो है लाल हो जाना, ऐसा इसका मतलब है। वाक्प्रचार मुठभर मांस चढ़ने, मुठभर मांस चढ़ने यानी स्तुति ने हुरड़ून जाने। तो यहाँ पे हुरड़ून जो है ये स्पेलिंग गलत है, हुरड़ून ये लास्ट का है, जो उड़ू लिखा हुआ है ये उड़ू को कट कर देना, ठीक है। हुरड़ून जाने ऐसा है। तो यानी कोई अगर प्रशंसा करे तो एक मुट्ठी मांस बढ़ जाता है, ऐसा। तो पंत कहते हैं ना कि मेरी अगर कोई प्रशंसा करता है तो मुझे डर लगता है, कोई अगर ये कह दे कि अब तुम दुबले दिख रहे हो, कहीं इस प्रशंसा से मेरा जो वजन है वो बढ़ न जाए, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वमत में दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा। अब यहाँ पे उत्तर में हम लिख सकते हैं, यानी दोरी जब वो रस्सी कूद करते हैं तो उसमें कौन सा विनोद आपको दिखाई देता है, जो आपको समझ में आया वो विनोद आप इसमें लिखिए। तो आंसर में हम लिखेंगे दोरीवरच्या उड्या मारताना पंतांच्या दोरीने जेव्हा ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेल आणि औषधांच्या बाटल्या खाली पड़तात तो प्रसंग, यानी रस्सी कूद करते समय ड्रेसिंग टेबल पर की तेल की और दवाइयों की जो शीशियां हैं वो नीचे गिर जाती है, वो प्रसंग। व नंतर तीच दोरी बाद में वही रस्सी त्यांचे शेजारी आचार्य बर्वेंच्या गळ्यात अडकते, यानी उनके पड़ोसी जो है एकदम बिल्कुल जस्ट पड़ोस में रहते हैं, वो आचार्य बर्वे उनके गले में जब अटक जाती है। या दोन्ही प्रकारातून, इन दोनों प्रकारों में से चाळीतल्या छोट्या छोट्या खोल्यांमधून घेतलेला संकल्प पूर्ण करताना पंतांची अवस्था बघून हास्य फूटते। इन दोनों प्रकारों में चौल के जो घर होते हैं छोटे छोटे, उनमें अगर कोई संकल्प ले लिया जाए इस तरीके का जैसा कि हमारे लेखक ने लिया था दुबला होने का, तो उसके लिए जो उनके प्रयत्न हैं वो करते समय उनकी जो अवस्था हो जाती है, जो हालत हो जाती है, वो देखकर हमें हंसी आती है। लेखक सांगू इच्छितात, यानी लेखक यहाँ बताना चाहते हैं की छोट्या जागेत असल्या संकल्पना पूर्ण करने किती हास्यास्पद होऊ शकते। यानी लेखक ने हमको इस लेसन के माध्यम से यह बताया है कि छोटी सी जगह में इस तरह के संकल्प लेकर उसे पूर्ण करना और उसके लिए कृतियाँ करना कितना हंसी वाली बात हो सकती है। आगे देखते हैं। पंतांच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह स्वतःच्या शब्दात वर्णन करा। अब ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो गया है, तो क्या लिखोगे? पंतांच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दात लिहा, वर्णन करा, है ना। इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ उत्तर है पंतांच्या पत्नीला जेव्हा पंतांच्या डाइटिंगबद्दल कळले। पहले प्रश्न देख लेते कि पंत के उपास के बारे में यानी डाइटिंग के बारे में उनकी पत्नी को जब पता पड़ा तो उनका उत्साह अवर्णनीय था, इतना उत्साह कि जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, उसका ऐसा उत्साह उनका हमें देखने को मिला, उसको लिखिए। तो हमने लिखा है कि पंतांच्या पत्नीला जेव्हा पंतांच्या डाइटिंगबद्दल कळले, यानी जब उनकी पत्नी को उनके डाइटिंग के बारे में पता पड़ा तेव्हा त्यांचा उत्साह बघण्यासारखा होता, तब उनकी पत्नी का उत्साह देखने लायक था। सर्वात आधी त्यांनी पंतांना नुसतं उकळलेल्या भाज्या खायला द्यायची सुरुवात केली। सबसे पहले उन्होंने पंत को सिर्फ उबली हुई सब्जियां देना शुरू किया। नंतर लगेच स्वयंपाकघरातून बाळसेदार भाज्या जैसे गोभी आणि फ्लावर यांची हकालपट्टी केली और बाद में तुरंत ही उन्होंने घर में से बाळसेदार यानी मोटी ताज़ी सब्जियों को निकाल बाहर फेंका। हकालपट्टी करना यानी निकाल बाहर फेंकना। आणि त्या ठिकाणी और उस जगह पर सड़ पातळ भाज्या, एकदम पतली पतली सब्जियां जैसे शेवग्याच्या शेंगा, पळवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा यांना स्वयंपाकघरात जागा दिली। इन सब सब्जियों को जो पतली पतली उनको ही किचन में जगह दी, बाकी सबको निकाल के बाहर फेंका, यानी मार्केट से ख़रीदना बंद कर दिया।
चहासुद्धा बिन साखरेचा द्यायची सुरुवात झाली और उन्होंने चाय भी उनको बिना शक्कर की देना शुरुआत कर दी. अशा प्रकारे इस प्रकार से त्यांच्या पत्नीने सुद्धा त्यांच्या डाइटिंगबद्दल अवर्णनीय उत्साह दाखवला. इस प्रकार से उनके पत्नी ने भी उनके डाइटिंग के बारे में अवर्णनीय उत्साह दिखाया. ई प्रश्न दिया आहे, पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला विनोद कोणता, तो का आवडला ते स्पष्ट करा. तो उत्तर में लिखेंगे, यानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हुआ विनोद वाला जो प्रसंग है ना, विनोदी प्रसंग, वो कौन सा है वो लिखो. तो पाठातून पंतांनी डायटिंगसाठी केलेले सर्व प्रयत्न फारच गमतीदार आणि विनोदी आहे. यानी हम इसमें जितने भी प्रसंग लेते हैं, जितने भी इंसिडेंट हम देखते हैं, उनके ऑफिस में जब उनके साथी की जो है प्रमोशन हो जाती है, उसके बाद में जो खाने वाला सीन है कि वो 1 प्लेट 2 प्लेट करते करते 10 प्लेट भजिए खा जाते हैं, 10 प्लेट है या 6 प्लेट है ना वो खा जाते हैं, और उसके बाद में बिल्कुल इतना सा मुँह करके बोलते हैं कि मेरी डाइटिंग चालू है, मैं डाइटिंग पे हूँ. तो वो प्रसंग जो है बड़ा विनोदी लगता है कि इतना खाने के बाद बोलना कि मैं डाइटिंग पे हूँ. दूसरा प्रसंग देखो बच्चों, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि जब उनके दोस्त जो है चाल में के वो उनको बताते हैं कि भाई तुम बटाटा छोड़ दो, ये छोड़ दो और छोड़ दो, और एक दोस्त उनको बोलता है कभी कोई पूछे ना कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो बोलना भी मत कि बटाटे की चाल में, क्योंकि बटाटा मीन्स आलू, आलू का तो नाम ही छोड़ दो. वो प्रसंग एक हमें बड़ा हंसी वाला लगता है. उसके बाद में जो है रस्सी कूदने वाला प्रसंग, जब वो इतने से कमरे में भी जो है रस्सी कूदने का प्रयत्न करते हैं और उससे कैसे सब घर का सामान ड्रेसिंग टेबल पर का नीचे गिर जाता है, और फिर वो सोचते हैं कि चलो दरवाजे में खड़े होकर अगर कूदे तो आधी रस्सी बाहर आधी अंदर, ऐसे करके जगह ज़्यादा मिल जाएगी. तो वो बरवे के गले में अटक जाती है जाके, और फिर वो जो लेक्चर देना शुरू करते हैं और उनकी सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी पंत की, वो प्रसंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना. उसके अलावा उनकी पत्नी जो है उनको बोलती है ना कि सारी पतली पतली सब्जियां खाओ और उबली हुई सब्जियां देना, वो प्रसंग हमें अच्छा लगता है. उसके अलावा देखो बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे प्रसंग जो है आपको दिए हुए हैं, जैसे कि उनकी पत्नी के बारे में. वो क्या करते हैं, दिवाली के समय जब मना करते हैं तो उनकी पत्नी बोल देती है कि हाँ हाँ ठीक है, बिना शक्कर का सब बनाएंगे, लेकिन उनको लड्डू भी खिलाती है, चाय भी बिना शक्कर का बोल के शक्कर वाला ही दे देती है ना. तो ये सारे प्रसंग भी हमें जो है बड़े हास्यास्पद लगते हैं. तो बच्चों आप कोई भी प्रसंग लिख सकते हैं. मैंने इसमें जो लिखा है की पाठातून पंतांनी डायटिंगसाठी केलेले सर्व प्रयत्न फारच गमतीदार आणि विनोदी आहे. आणि सभी प्रसंग बहुत विनोदी है. ते सर्व वाचून कोणालाही हसू फुटेल असे ते सर्व प्रसंग आहेत. यानी कोई भी पढ़ ले तो उसको हंसी छूटे, ऐसे सभी प्रसंग हैं. पण तरीही दोरीच्या उड्या मारण्याचा जो प्रसंग होता तो मला खूप आवडला. फिर भी रस्सी कूद वाला उनका इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एवढ्या छोट्याशा खोलीत उड्या मारणे किती अवघड होते. यानी इतने छोटे से कमरे में रस्सी कूद कितना मुश्किल काम था. तरीही बिचारे पंत बारीक होण्यासाठी ते सर्व करत होते. फिर भी बिचारे पंत वो सब कर रहे थे दुबला होने के लिए, जो नहीं भी हो सकता था. जेव्हा ती दोरी आचार्य बर्वे यांच्या गळ्यात पडते, जब वो रस्सी आचार्य बर्वे के गले में पड़ती है आणि त्यानंतर बर्वे पंतांची एक ही गोष्ट न ऐकता स्वतःचे भाषण कसे सुरू ठेवतात और उसके बाद में बर्वे जो है पंत की एक भी बात नहीं सुनते और कैसे अपना भाषण शुरू रखते हैं. त्यावेळची पंतांची अवस्था बघून खूप हंसी फुटते. उस समय जो पंत की अवस्था रहती है, यानी उनकी हालत, उनके चेहरे के हाव भाव, उनके मन में चल रहा द्वंद्व कि काश मैं इस रस्सी से इनका गला ही जो है ये कर देता, गले में ये रस्सी का फंदा डाल देता, ऐसा कुछ तो भी उनके मन में आ रहा था. ये सब प्रसंग देखकर पढ़कर हमको बहुत हंसी आती है. म्हणून या पाठातील हा माझा सर्वात आवडता प्रसंग आहे और इसीलिए मेरा ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रसंग इस लेसन में का है. तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील याची कल्पना करून लिहा. यानी अगर आपने कोई एखादा संकल्प लिया कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, और फिर अगर वो आपसे नहीं हुआ तो आपके परिवार के लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, इस बारे में कल्पना करके लिखिए. तो देखिए, पहला तो ऐसा है, हम लिख रहे हैं की मी जर का एखादा संकल्प घेतला व तो पूर्ण केला नाही, यानी मैंने अगर एखादा संकल्प लिया और वो पूरा नहीं किया
तर माझ्या आईबाबांचा ओरडा मला मिळेल, तो मुझे मेरे मम्मी पापा की डांट खानी पड़ेगी, कारण त्यांना ही गोष्ट अजिबात आवडणार नाही, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि मैंने कोई संकल्प लिया है और फिर उसको पूरा नहीं किया। माझा दादा मला चिढ़वणार, घर में जो भी भाई बहन होते हैं फिर वो चिढ़ाना शुरू कर देते हैं अगर उन्हें पता पड़ जाए कि आपने कुछ सोचा है और वो अधूरा छोड़ दिया, नहीं किया पूरा। आणि अशा प्रकारे मी घरात स्वतःसाठी अवघड परिस्थिती निर्माण करून घेतलेली असेल, और इस प्रकार से मैं अपने खुद के लिए कोई मुश्किल की परिस्थिति घर में निर्माण कर लूँगा। तो ऐसा कार्य तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। परंतु फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या हुआ था। एकदा गणपतीच्या वेळी, एक बार गणपति, अभी गणपति आते हैं कि नहीं, हर साल सितंबर महीने में, तो 10-10 दिन की स्कूल की छुट्टियाँ होती है। तो ये लड़का जो है ना, इसने ज़्यादा दिन का संकल्प नहीं लिया बच्चों, 10 ही दिन का संकल्प लिया है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हैं। तो उसने सोचा छुट्टियों में कोई संकल्प 10 दिन का ले लो, फिर बाद में पूरा साल आराम से रहेंगे। तो वो संकल्प भी देखो कैसे उसका फंस जाता है। तो एकदा गणपतीच्या वेळी मी बाप्पासमोर प्रतिज्ञा केली होती। उन्होंने गणपति आए ना, तो उस दिन उसने प्रतिज्ञा ली, यानी एक संकल्प लिया। प्रतिज्ञा की जगह आप संकल्प लिख सकते हैं की संपूर्ण 10 दिवस मी सकाळी लवकर उठून नित्यकर्म आटोपून बाप्पांचे दर्शन घेऊन 5 तास रोज़ अभ्यास करेन। कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ के नित्यकर्म यानी नहा धो के और बाप्पा के दर्शन यानी गणपति बाप्पा के दर्शन लेके रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करूँगा और छुट्टियों का सदुपयोग करूँगा। पण शाळेला सुट्ट्या होत्या म्हणून सकाळी उठायचा कंटाळा करू लागलो। अब बच्चों ये यहाँ पे इस जगह पे ना वो आणि सुट्ट्यांचा सदुपयोग करीन ऐसा भी लिखना है ना। तो परंतु स्कूल की छुट्टियाँ थी, इसलिए उसे सुबह उठने के लिए कंटाला आने लगा। तेव्हा आई बाबांना ही गोष्ट अजिबात आवडली नव्हती, क्योंकि घर में उसने सबको बता दिया था, पापा के सामने उसने संकल्प लिया था तो कि मैं कल से जल्दी उठूँगा। और फिर सुबह जब सुबह होती, उठने का टाइम होता, तो सोचता छुट्टी तो है और थोड़ा सो जाऊँ और थोड़ा सो जाऊँ, ऐसा करके आज नहीं कल से करूँगा करके वो संकल्प पूरा नहीं कर पाया। तो बोले तेव्हा आई बाबांना ही गोष्ट अजिबात आवडली नव्हती। तब मेरे माता पिता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी व त्यांनी मला समजावले, और उस समय उन्होंने मुझे समझाया कि एक तर कुठला संकल्प करायचा नाही, यानी एक तो कोई संकल्प करना नहीं चाहिए, आणि जर का केला और अगर आपने कोई संकल्प कर ही लिया है तर तो संकल्प दृढ़ असावा। फिर वो संकल्प कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, यानी उस पर आप अडिग रहें ऐसा होना चाहिए, व पूर्ण करण्याची आपली क्षमता असावी, और आप उसे पूर्ण कर सके ऐसी आपकी क्षमता होना चाहिए, यानी आपके अंदर इतनी ताकत होना चाहिए, इतनी इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होना चाहिए कि मैं करके ही रहूँगा। मग परिस्थिती कशी असली तरी ते संकल्प पूर्ण करूनच सोडायचे। तो मम्मी पापा ने उससे कहा कि भी परिस्थिति चाहे जैसी आए, अच्छी हो बुरी हो चाहे जो हो, लेकिन अगर संकल्प लिया है तो उसको पूरा करो, अन्यथा आप संकल्प लो ही मत। तो ये वाला जो प्रकार है ये इस तरीके से उसके साथ में घटा था। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि बच्चों मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, और आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी कुछ चाहिए हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइए। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।